डियर स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड में जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में जिस चैप्टर की सबसे ज्यादा मार्जिन दिया होता है वो दो चैप्टर होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एक होता है नेशनल इनकम, दूसरा होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेशनल इनकम को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट। We cover all the major topics of this chapter that is very important for your board exam 2025. Let's start our class. Chapter number 4, determination of income employed. सबसे पहले इसके इतिहास की बात करते हैं, फिर हिस्ट्री की बात करते हैं। In 1929 there was a great deflation in the world, basically for the US economy and European economy। एक बहुत बड़ा जो है डिप्लेशन आया था एंड इस डिप्लेशन का जो टाइम था वो 1929 टू 1933 था। ड्यूरिंग दिस सेशन all the major companies, there are thousands of people got unemployment, मतलब बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट हुए। अब इसका कोई तोड़ नहीं मिल रहा था। उस समय के जो ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिस्ट थे उन लोगों ने अपनी थ्योरी दी, लाइक प्रोफेसर मार्शल एंड जेबी से, कि दैट्स द सप्लाई ऑलवेज क्रिएट देयर ओन डिमांड। ये थ्योरी जो है फेल हो गई। लेकिन टाइम टू टाइम 1933 के बाद सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हुआ। तो उसी टाइम मिस्टर जे.एम. कीन्स ने पूरी सिचुएशन को समझा और समझने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था इसलिए क्रिएट हुआ था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने गवर्नमेंट को एक साइड में रखा था, बट इकोनॉमी में गवर्नमेंट बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट को चाहिए इकोनॉमी को हमेशा इक्विलिब्रियम लेवल पर लेके आए। तो उन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी। द बुक वाज ए जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटेंशन मनी दैट पब्लिश्ड इन 1936 एंड द थ्योरी नेम इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस बुक he give a theory of employment and the principle is known as effective demand। effective demand का प्रिंसिपल उन्होंने दिया। इसलिए इसके बाद पूरी इकोनॉमी में 2029 की तरह कोई भी ऐसा डिफ्लेशन नहीं आया जो उतना बड़ा और उतना पूरी तरीके से इकोनॉमी को बर्बाद करने वाला हो। इसलिए उनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना गया उसके बाद, क्योंकि उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म दिया और इसी टर्म में उन्होंने दो स्पेशल जो कॉन्सेप्ट बताए। इफेक्टिव डिमांड, एक पोजीशन वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो यहीं से उन्होंने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट दिया और जिसके बारे में पढ़ना है। एट फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल अमाउंट ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द सेक्टर्स आर प्लानिंग टू बाय इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज द डिमांड ऑफ द टोटल पीपल ऑफ द कंट्री। एक कंट्री में रहने वाले जितने लोग हैं, दे हैव देयर ओन डिमांड, दे हैव ओन कंजप्शन, सो दे हैव टू फुलफिल देयर नीड्स एंड देयर वांट्स। तो अपने नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए दे डिमांडेड दे बाय द गुड्स एंड सर्विसेज। तो उनकी जो टोटल डिमांड होती है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस के ऊपर जो भी वो एक्सपेंडिचर करते हैं, द टोटल एक्सपेंडिचर इज नोन एज टोटल डिमांड। तो जब इनकी एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, इसके अंदर दो तरह की चीजें आती हैं, दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो दैट सम टोटल ऑफ द बोथ। कंजप्शन, दैट मींस कंजप्शन बाय द हाउसहोल्ड, एंड इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना है और कंज्यूमर को अपने नीड्स को पूरा करना है। सो एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ बोथ। सो वी कैन से दैट इन शॉर्ट AD इक्वल टू C प्लस I। C मींस कंजप्शन एंड I मींस इन्वेस्टमेंट। इन शॉर्ट समझिए कि कंजप्शन जो होता है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का टोटल होता है एग्रीगेट डिमांड। नाउ एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज, जो डिमांड होता है, जो कंजप्शन होता है, दैट्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन इनकम। इनकम मींस वाई से इनकम बोलते हैं, ये डिपेंड होता है। सो एज द इनकम इंक्रीज, सो द कंजप्शन विल आल्सो इंक्रीज, बट द इन्वेस्टमेंट लेवल इन शॉर्ट टर्म इज रिमेन कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एंड द सम टोटल ऑफ बोथ इज दैट इज 100 प्लस 100 इज 200, 200 प्लस 100 इक्वल टू 300। ये एग्रीगेट डिमांड बनता चला जाता है। तो किसी भी इकोनॉमी में जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट जो कर्व होता है लाइक दिस, ये हमेशा बिल्कुल कांस्टेंट होगा, पैरेलल होगा टू द एक्स एक्सिस। एंड जो कंजप्शन होता है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता है। एंड द सम टोटल ऑफ C एंड I AD, सो AD इक्वल टू C प्लस I। ये इसका कर्व हो गया। नेक्स्ट टर्म इज
कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जब भी एग्रीगेट डिमांड की कंपोनेंट की बात करते हैं, देन द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज डिटरमाइंड इन क्लासिफाई टू कैटेगरी, एज पर द क्लोज इकोनॉमी एंड एज पर द ओपन इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू द क्लोज इकोनॉमी, जब हम क्लोज इकोनॉमी की बात करते हैं, द aggregate demand has two components, that is C plus I, because in a closed economy all the trading, all the consumption are done in the within the domestic territory, so here is consumption expenditure and investment expenditure only. But जब हम इसमें गवर्नमेंट को ऐड कर देंगे, the three sector economy C plus I plus G. But normally जब भी आपसे कहा जाता है that is components of aggregate demand, you can also say that there are four components, that is private consumption, investment expenditure, government expenditure and net export, because in normal time it is open economy. कुछ नहीं कहा जाता तो ओपन इकोनॉमी की बात करेंगे, where four components of aggregate demand, that is C plus I plus G plus X minus M, इन चारों को ऐड करेंगे, that is our close ओपन इकोनॉमी का कंपोनेंट्स हो गए। जो एग्रीगेट डिमांड को समझ लेते हैं तो नेक्स्ट वन इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? सम टोटल ऑफ द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ अ नेशन। लेकिन जब सप्लाई की बात करते हैं, इट इज द सम टोटल ऑफ द सप्लाई ऑफ बाय द ऑल द प्रोड्यूसर ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री में रहने वाले सभी प्रोड्यूसर जो सप्लाई करते हैं उनका सम टोटल होता है एग्रीगेट सप्लाई। वी कैन से दैट इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड बिकॉज ये जो है किसी भी कंट्री के इनकम लेवल को बताता है, टोटल आउटपुट इज टोटल इनकम। तो किसी भी इकोनॉमी का जो एग्रीगेट सप्लाई होता है उस कंट्री के आउटपुट यानी कि इनकम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? इनकम के। सो वी कैन से दैट देयर एएस इक्वल टू वाई, ये इनकम के बराबर हमेशा किसी भी इकोनॉमी का एग्रीगेट सप्लाई उस इकोनॉमी के इनकम के इक्वल होता है। और हमें पता है कि इनकम हैज टू पार्ट, दैट इज सेविंग प्लस कंजम्पशन। वन पार्ट इज कंज्यूम एंड अदर पार्ट इज सेविंग। सो हियर इज एग्रीगेट सप्लाई इज आल्सो टू पार्ट, सी प्लस आई। इसके भी दो अलग पार्ट होते हैं, सी प्लस आई होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द डायग्राम। मैंने अभी बताया कि हियर द एएस इक्वल टू सी प्लस आई, और इसका द कंजप्शन इज ऑलवेज डिपेंड ऑन इनकम। इनकम इज हियर, इनकम बढ़ता चला जाता है तो हमारा कंजप्शन भी बढ़ता चला जाएगा, और जो सेविंग है सेविंग भी बढ़ता चला जाएगा। सेविंग क्या होता है? सेविंग इज द पार्ट दैट लेफ्ट आफ्टर कंजप्शन। इनकम का वो पार्ट जो कंजप्शन के बाद बचा हुआ रहता है। तो 0 माइनस 100 इक्वल टू माइनस 100, 200 माइनस 200 इक्वल टू 0, और 400 माइनस 300 इक्वल। अब इन दोनों का टोटल C प्लस S का टोटल होता है एग्रीगेट सप्लाई। सो जब इन दोनों का टोटल करेंगे, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द इनकम, दैट इज इनकम, हियर इज एग्रीगेट सप्लाई। जब इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों ही बराबर होता है तो यहां लिखते हैं इनकम एंड दिस वन इज एग्रीगेट सप्लाई। तो ये हमेशा 45 डिग्री के ऊपर बनता हुआ चला जाएगा। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, बिल्कुल सीधा बनेगा 45 डिग्री पे। नेक्स्ट टर्म इज कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। हमें पता है, अभी पढ़ा हमने इनकम के बारे में कि इनकम के दो पार्ट होते हैं, C प्लस S, दैट इज कंजप्शन एंड सेविंग। इनकम का एक पार्ट कंज्यूम होता है और एक पार्ट सेव हो जाता है। तो सेविंग और कंजप्शन दोनों ही इनकम पर डिपेंड होता है, तो इसी से रिलेशन निकल के आता है। एक होता है कंजप्शन फंक्शन और एक होता है सेविंग फंक्शन। नाउ द कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन shows the relationship between the income and consumption. It shows the relation between the income and consumption. So we can say that consumption always depend upon the income. So here is the types of propensity. Consumption function is also known as the propensity to consume. But with the rational relationship between income and consumption, propensity to consume are two types, that is average propensity to consume and next one is marginal propensity to consume. Average propensity to consume, in short APC, and here is MPC. Now you have to learn about it, what is APC and what is MPC. At first the APC, that is average propensity to consume.
APC is the ratio of total consumption to total income. That means APC implies it is the ratio between the total income and total consumption, कि total income का कितना part हम consume करते हैं दोनों का. So we can say that average percent to consume equal to C upon Y. C means consumption and Y means income. टोटल इनकम से टोटल कंजप्शन को डिवाइड कर देंगे, जो भी पॉइंट आएगा दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इन शॉर्ट, इफ इनकम ऑफ द इकोनॉमी इज 1000 करोड़ एंड द कंजप्शन ऑफ द इकोनॉमी इज 800 करोड़. अगर इकोनॉमी में इनकम 1000 करोड़ है और कंजप्शन हमारा 800 करोड़ है, तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एपीसी. सो द फार्मूला ऑफ एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई, कंजप्शन डिवाइडेड ऑफ वाई. वाई इज 1000, कंजप्शन इज 800, सो आंसर विल बी 0.8 होता है. एंड एपीसी में बी इक्वल टू 1, वो 1 से 1 हो सकता है. 1 क्यों हो सकता है? ये तब 1 हो सकता है क्योंकि 100% हम इनकम को क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज एमपीसी. हमारी इनकम हमेशा एक जैसी नहीं होती है, हमारे इनकम में चेंजेस आते रहते हैं. ड्यू टू द चेंज इन इनकम हमारा कंजप्शन भी चेंज होगा. तो चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजप्शन के बीच का जो रिलेशन होता है दैट इज नोन एज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑलवेज shows the relationship between the change in consumption and the change in income. So we can say that MPC is equal to delta C upon delta Y, where this delta C is always shows the change in consumption and delta Y shows the change in income. Change in income. तो डेल्टा वर्ड हमेशा चेंज को बताता है कि इतना चेंज हो रहा है. Here the example is if the income of the economy इंक्रीज फ्रॉम 1000 टू 1500. एक इकोनॉमी का इनकम 1000 था, अब बढ़ के 1500 हो गया. सो द कंजप्शन इज इंक्रीज फ्रॉम द 800 टू 1200. तो इकोनॉमी का कंजप्शन 800 से 1200 हो गया. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट एमपीसी. हियर एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. सो डेल्टा सी इक्वल टू 1200 हो गया था 800 से, सो दिस वन इज 400. एंड डेल्टा वाई इक्वल टू 1000 से 1500 हो गया. सो 1500 माइनस 1000 इक्वल टू कितना हो गया, 500. सो यूज दिस वैल्यूज इन दिस फार्मूला. 400 डिवाइडेड बाई 500, द आंसर इज 0.8. दिस इज एमपीसी. एंड ध्यान रखिएगा एमपीसी कभी भी 0, ठीक है ना, एमपीसी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सेविंग फंक्शन. अगर इनकम का एक पार्ट कंज्यूम कर लिया जाता है तो इनकम पे कंज्यूम करने के बाद जो बचता है वो होता है सेविंग. अगर 100 रुपए हमने कमाया और 80 रुपए खर्च कर दिया तो जो बचे हैं दैट में सेविंग. तो सेविंग एंड इनकम के बीच का जो रिलेशन होता है दैट वन इज सेविंग फंक्शन. सो एस इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ इनकम. According to the as per the as same as the saving propensity to save, so propensity to consume, the propensity to save is also two types, that is average propensity to save APS and marginal propensity to save that is MPS. अगर propensity to consume दो टाइप के होते हैं तो propensity to save भी दो टाइप के होते हैं, APS and MPS. At first is APS, average propensity to save. It is APS refers to the relationship between the total income and total saving, कि हमारी जो टोटल इनकम है उस टोटल इनकम का कितना पार्ट सेव हो रहा है. लेट्स इफ द इनकम ऑफ द इकोनॉमी इज 1000 करोड़ एंड द सेविंग इज 200 करोड़ आफ्टर कंजप्शन. सो हियर y इक्वल टू 1000 करोड़ and s equal to 200 crore. So here APS equal to saving divided by income, that means 200 divided by 1000 equal to 0.2. ये 0.2 होता है, ठीक है. और जैसे जैसे हमारी सेविंग बढ़ती चली जाती है ये भी बढ़ता हुआ चला जाता है. नेक्स्ट वन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, दैट इज MPS. अगर इनकम चेंज हो रहा है और कंजप्शन तो चेंज होगा ही. अगर कंजप्शन चेंज होता है इनकम के चेंज होने से तो सेविंग भी चेंज होगा. सो MPS shows the relationship between the change in saving due to change in income. So the formula is delta Y
एंड डेल्टा एस, तो डेल्टा एस को डिवाइड किया जाता है डेल्टा वाई से। डेल्टा वाई इज चेंज इन इनकम एंड डेल्टा एस इज चेंज इन सेविंग। फॉर एग्जांपल, इफ द इकोनॉमी इनकम इंक्रीज फ्रॉम 1000 to 1500, so the saving increase from 200 to 300. So here delta S equal to 300 minus 200 equal to 100 crore and delta Y equal to 1500 minus 1000 equal to 500 crore. So here MPS equal to 100 divided by 500. The answer is 0.2. This is our MPS. Okay. जब MPS और MPC को समझ लेते हैं तो बात होती है रिलेशन बिटवीन APC एंड APS एंड MPC एंड MPS। तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा यहां पर कि APC एंड APS का टोटल हमेशा इक्वल टू 1 होता है, बिकॉज क्योंकि दोनों ही इनकम का पार्ट होता है। Y इक्वल टू C प्लस S, तो जब दोनों इनकम के पार्ट होंगे तो इन दोनों का टोटल हमेशा 1 होगा। तो ऐसे फॉर्मूला बन जाता है कि अगर APC गिवन है तो APS निकालना है तो 1 माइनस APC कर देंगे, वहीं पर अगर APC निकालना है तो 1 माइनस APS कर देंगे। ये फॉर्मूला बन जाता है। अदर एंड द रिलेशन बिटवीन MPC एंड MPS, हियर इज आल्सो द टोटल ऑफ MPC एंड MPS इज ऑलवेज इक्वल टू 1, बिकॉज जितना इनकम में चेंज होगा उतना ही हम जो कंजप्शन में चेंज करेंगे और उसके बचा हुआ जो है सेविंग आ जाएगा। सो ऐसे में जब ये दोनों इसके टोटल के बराबर होता है, सो द MPC इज ऑलवेज इक्वल टू MPS। तो यहां पर भी सेम बराबर, अगर हमें MPC निकालना है और MPS दे रखा है, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट MPS फ्रॉम 1 एंड अदर हैंड MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC। ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम किसी भी इकोनॉमी में जो कॉन्सेप्ट दिया था जेएम प्रोफेसर कीन्स ने, उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी में को हमेशा इक्विलिब्रियम आउटपुट की जरूरत होती है, कि हमेशा इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम लेवल पर बने रहना चाहिए। एंड दिस इज आल्सो नॉट इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट और इक्विलिब्रियम बोथ ऑल आर सेम। ठीक है, जब भी हम इक्विलिब्रियम आउटपुट की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, इनकम की बात करेंगे, ये समझ लेना एक ही चीज है। एंड हियर इज द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन मीन्स a short period of time. It is the short period of time that shows the at a period where no technology is can be changed. एक ऐसा टाइम जहां पर इकोनॉमी का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो सकता। in this time some factors remain constant and some factors are remain change. some factors are changes. So ये very short period of time होता है जहां पर हम टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते। and the concept of equilibrium output, it is the level where economy's aggregate demand is aggregate supply is equal to each other. इकोनॉमी का एक ऐसा पोजीशन जहां पर दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम आउटपुट। दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय प्रोफेसर J.M. कीन्स, और उन्होंने कहा इकोनॉमी को ऐसे ही बने रहना चाहिए। In this concept there are two terms, that is aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand is equal to C plus I and aggregate supply is equal to C plus S. So where aggregate demand is equal to aggregate supply, so that here C plus I is equal to always C plus S. Consumption is consumption, both are same. So in the equilibrium level always investment is equal to S. हमें पता है कि सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन एक ऐसा लेवल वेयर सेविंग इज इक्वल टू I, that is equilibrium level of the economy. According to J.M. Keynes, there are two concepts of equilibrium, that is AD and AS approach and S and I approach. In the AD and AS approach, he says that at the position when the aggregate demand and aggregate supply both are equal in the economy, that level is known as equilibrium level. Due to this, when he explained about the aggregate demand and aggregate supply, कि at a level, at a income level, at the level where the aggregate demand and aggregate supply both are equal. तो यहाँ पर आपको aggregate demand और aggregate supply दोनों के कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। What do you mean by the aggregate demand and what do you mean by aggregate supply, जिसके बारे में already I have told in the beginning of the video. Okay, so here C plus I equal to C plus S, एक ऐसा लेवल जहां पर दोनों बराबर होते हैं। Due to the increase in income
our aggregate demand and aggregate supply both are increased, but at a point where the income, where the aggregate demand and aggregate supplies all are equal. So this position is where the aggregate demand equal to aggregate supply. This is known as equilibrium level, and this at this point when we shows in a diagram, that is aggregate demand and this one is aggregate supply, both are intersect each other at the point of Q, that is E, and this point is known as equilibrium level. ये होता है इक्विलिब्रियम लेवल, जहां पर यहां पर इस पोजीशन में पाया जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट एट अ पोजीशन वेयर द ऑल द पीपल हु आर डिजायर्ड और विलिंग टू वर्क एट गेट द वर्क. सारे लोग, जितने लोग काम करने के लिए आए हैं, उन सबको काम मिल जाता है एम्प्लॉयमेंट के सेंस में. आउटपुट के सेंस में जितना भी आउटपुट होता है, जितना भी हम प्रोडक्शन करते हैं, वो सारा का सारा सेल हो जा रहा है. और इनकम के सेंस में सबको जितना इनकम मिलना चाहिए प्रॉपर इनकम हो रहा है. तो दिस आर द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ इकोनॉमी में प्रॉपर हर चीज बराबर बैलेंस हो जाता है एंड बैलेंस पोजीशन होता है. इकोनॉमी को यहां रहना चाहिए. नेक्स्ट वन इज S&I अप्रोच. अगर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल है और AD और AS बराबर है, सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट S&I भी आपस में बराबर होगा. क्यों? बिकॉज AD, there are two components of AD, that is C plus I, and the component of AS is C plus S. Where the congestion or congestion both are same, so I is always equal to S. ये वही पोजीशन होगा जहां पर AD और AS बराबर होगा. According to this example, here is income 0, 100, 200. Due to increase in income, congestion भी बढ़ता चला जाता है. Due to increase in congestion, saving भी बढ़ता चला जाता है. But investment is always remain constant in the economy. At a level where the saving and investment both are equal, that is 500 at the income level of 200. तो जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही बराबर हो जाता है, सेविंग इज फ्रॉम -2 पॉजिटिव, ये नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ होता है. ये हो गया इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा पोजीशन जहां पर दोनों बराबर होते हैं. दिस लेवल इज नोन एज इक्विलिब्रियम, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, वेयर द S इक्वल टू I. राइट, आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल में पूछा जाता है. Next term is full employment. What do you mean by the full employment? According to the normal situation, full employment is a level where all the people who want or desire to work or willing to work or get the work is known as full employment. But other hand, according to the GM Keynes, at a level where the aggregate demand is equal to the aggregate supply of the economy is known as full employment. That means all the people who are willing to work and capable to work or get the work. सब लोग, अगर 100 लोग काम करने के लिए खड़े हैं 500 रुपए की मजदूरी पे और सबको काम मिल जा रहा है, दैट्स फुल एम्प्लॉयमेंट. बट कभी कभी ऐसा होता है कि 100 मजदूर काम करने खड़े हैं और केवल 80 को काम मिल रहा है, यानी कि 80 मजदूर को बराबर 80 मजदूर हो जा रहा है. मतलब जहां इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इक्विलिब्रियम उससे पहले होता है, दैट इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट पूरा अभी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एक मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है इकोनॉमी का इनकम लेवल बढ़ना चाहिए. वी वांट टू इंक्रीज आवर इनकम. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर JM Keynes, ही सेज दैट अगर इकोनॉमी का इनकम को बढ़ाना है तो वी हैव टू इंक्रीज आवर इन्वेस्टमेंट, हमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा. अकॉर्डिंग टू द Keynes, इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने से इनकम हमारा कई टाइम ज्यादा बढ़ता है. If we increase our investment, the income will increase the many times than investment. This time is known as the investment multiplier. So that investment multiplier, output multiplier refers to the number that change in investment or multiplies to the become change in income. क्योंकि इनकम चेंज, हमारा इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है तो इनकम भी चेंज होगा. तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है, दैट रेशियो इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. और नॉर्मली इकोनॉमी में ये गवर्नमेंट और जो है प्राइवेट सेक्टर दोनों के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाता है टाइम टू टाइम, और इन्वेस्टमेंट करने से इनकम कई गुना ज्यादा बढ़ता है. दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ओके, फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में 1000 का किया जा रहा है, उसके कंपेरिजन का इनकम अगर 5000 हो रहा है, सो ये द 5000 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज मल्टीप्लायर इज 5. मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? 5. For example, investment of economy increased by 1000 crore. Due to the investment, national income increased by 5000 crore. Then what do you mean by the investment multiplier? So K equal to delta Y upon delta I.
दोनों में इंक्रीज रखा तो डेल्टा वाई इज 5000, डेल्टा इज 1000, सो द आंसर इज 5. 5 is our investment multiplier. Investment multiplier always depend upon the MPC because कितना कंजप्शन होगा इकोनॉमी में उतना ही ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा. So always there is a positive relation, direct relationship between the investment multiplier and the multiplier. Okay, so we can say that here कि K equal to 1 upon 1 minus MPC और 1 minus MPC का अपोजिट होता है 1 upon MPS, right? And we can say that if MPC equal to 0.8 then what is K? अगर MPC given है तो K कैसे फाइंड करेंगे? We have to use this formula, that is K equal to 1 upon 1 minus MPC, that is 1 upon 1 minus 0.8, that is 1 upon 0.2, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, that is 1 is 5. जैसे जैसे MPC बढ़ता चला जाएगा मल्टीप्लायर भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, राइट? नेक्स्ट वन इज डिप्रेशन डिमांड एंड एक्सेस डिमांड. इससे पहले हमने पढ़ा है एक ऐसा पोजीशन, एट अ पोजीशन वेयर द एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू द एग्रीगेट डिमांड, जहां पर दोनों बराबर हो जाते हैं, दैट सिचुएशन इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट. लेकिन सिचुएशन हमेशा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई रहेगा ये जरूरी नहीं है, कभी कभी सिचुएशन बदल जाता है. देयर आर टू टाइप सिचुएशन वेयर aggregate demand is more than aggregate supply, and next one is where the aggregate demand is less than aggregate supply. Due to this situation it create a problem of the economy, and this problem is known as deficient problem or deficient demand when the demand less than aggregate supply, and then one is excess demand when the demand more than aggregate supply, and it creates the problem in the economy as the inflation or deflation. How? Let's read. First one is deficient demand. What do you mean by deficient demand? Deficient demand is the situation of the economy where the aggregate demand is less than aggregate supply. That means aggregate demand is less than the full employment. Full employment के लिए जितना भी डिमांड होने की जरूरत है, डिमांड उससे कम होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारा एग्रीगेट डिमांड इतना, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होना, ये वाला पोजीशन होना चाहिए. लेकिन ऐसा ना हो कि एग्रीगेट डिमांड इससे क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है, जितना होना चाहिए उससे कम होता है, जहां पर पोजीशन यहां ना हो के इससे पहले बन जाता है और उसके बीच में गैप होता है. मतलब डिमांड नहीं है, सप्लाई है. जब सप्लाई है डिमांड नहीं है तो क्या होगा, सिचुएशन खराब हो जाएगी. ठीक है ना, लोगों को काम नहीं मिला, मतलब 100 मजदूर काम करने के लिए आ रहे हैं और केवल 80 मजदूरों की डिमांड है, तो 20 मजदूरों को काम नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. सो हियर इज एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई. एंड ऑलवेज इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड कम होना, डिमांड का कम होना, इट्स लीड्स टू द डिफ्लेशनरी गैप, इससे डिफ्लेशन आता है. इन ड्यू टू द डिफ्लेशनरी गैप इट इज द सिचुएशन व्हेन द रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड. इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम लेने के लिए हमें इस पोजीशन की जरूरत है, यहां एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में एग्रीगेट डिमांड यहां ना होके उससे नीचे हो जाता है, ये वाला पोजीशन. जब नीचे हो जाता है तो एम्प्लॉयमेंट यहां ना होके कहां रह जाता है, ये वाला पोजीशन. ये तो इसके बीच में इतना बड़ा गैप आ जाता है. ये जो गैप है इस गैप को हम बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप. और इसी डिफ्लेशनरी गैप से इकोनॉमी में क्या क्रिएट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है. क्योंकि इसको बोलेंगे हम, ये होना चाहिए था फुल एम्प्लॉयमेंट और यहाँ होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट. दोनों के बीच का गैप, यानी कि 100 मजदूर काम के लिए खड़े हैं, केवल 80 को मिल रहा है तो 20 को काम नहीं मिला है, दैट 20 आर अनएम्प्लॉयड. इससे इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आता है. तो डिफ्लेशनरी गैप इज नॉट फॉर द गुड फॉर द इकोनॉमी बिकॉज द इम्पैक्ट ऑफ डिफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप बोथ आर सेम. जब भी इंपैक्ट की बात करते हैं, इंपैक्ट को हम 3 कैटेगरी में बात करते हैं, इंपैक्ट ऑन आउटपुट, इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंपैक्ट ऑन प्राइस लेवल. ड्यू टू द डिफिशिएंट डिमांड इसका इफेक्ट तीनों पर पड़ता है. आउटपुट क्योंकि डिमांड नहीं है, अब डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो ड्यू टू द डिफिशिएंट डिमांड हमारा आउटपुट भी डिक्रीज होने लगता है. इट विल इंक्रीज द इन्वेंटरी स्टॉक, क्योंकि डिमांड मान लो 100 सामान प्रोड्यूस किया गया और बिका केवल 80, तो ऐसे में स्टॉक में कितना रहेगा 20, नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन कितना होगा 80. ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, आउटपुट कम होता चला जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं. ड्यू टू द डिक्रीज इन आउटपुट
एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो इस 20 में काम करने वाले जो लेबर है उनको भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब दोनों ही में प्रॉब्लम होती है, लोगों की इनकम कम हो जाएगी, जैसी इनकम कम हो जाएगी चीजों के जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, और धीरे धीरे इकोनॉमी में आ जाएगा डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है, इसको रिसेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। कैसे करेंगे मैं भी बताता हूं। नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। प्रॉब्लम है एक्सेस डिमांड, नाम से पता है एक्सेस डिमांड। द एक्सेस ऑफ डिमांड इट इज द सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। एट दिस टाइम इट्स ऑलवेज लीड्स टू द इन्फ्लेशन, बिकॉज जितना डिमांड होना चाहिए उससे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल 100 मजदूर काम करने खड़े रहे हैं और 120 मजदूरों की डिमांड आ गई, तो भाई 20 मजदूर कहां से आएंगे? तो जो मजदूर डिमांड नहीं है वो क्या हमारे पास, ऐसे में धीरे धीरे इनकी मजदूरी का रेट बढ़ जाएगा, मतलब प्राइस रेट बढ़ता चला जाएगा। दैट लीड्स टू द इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एंड द रिकॉर्ड एग्रीगेट डिमांड। डिमांड यहां होनी चाहिए लेकिन डिमांड उससे ज्यादा है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है इन्फ्लेशनरी गैप, दैट इज एक्सेस डिमांड। इससे क्या होता है, ये यहां पर पोजीशन होता है प्राइस लेवल, अब बढ़ के कितना होता है, क्योंकि प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाया नहीं सकता। ये अपने 100% पोजीशन पे है, हम अपने 100% रिसोर्स का यूज कर चुके हैं। तो ऐसे में जब प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, डिमांड बढ़ता चला जाएगा, तो चीजों के दाम बढ़ते हुए चले जाएंगे। जब इसकी इफेक्ट की बात करते हैं, इम्पैक्ट की बात करते हैं, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। दैट इज हमारा इकोनॉमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। जितना डिमांड सप्लाई होना चाहिए था 100% हो चुका है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ड्यू टू दिस एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सो ओनली द जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज। तो ऐसे इकोनॉमी में आ जाता है इन्फ्लेशन। इन द नॉर्मल लैंग्वेज इट्स क्रिएट द महंगाई, इससे महंगाई जिसको बोलते हैं महंगाई डायन खाद जात रहे। अब ये दोनों ही सिचुएशन इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, बोथ आर नॉट गुड द इकोनॉमी। सो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ही जो है बोथ टेक सम एक्शंस टू करेक्ट दिस सिचुएशन, एंड द एक्शन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट आरबीआई इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी, एंड द एक्शन व्हिच यूज्ड बाय द गवर्नमेंट दैट इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। तो हियर इज द टर्म इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल। ऑल द controls or all the methods which used by the RBI or central bank of the country to control the inflation or deflation is known as monetary policy. Under the monetary policy there are two type category, that is quantitative and qualitative, but here is some major category to correct it, that is bank rate policy, open market operation, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, repo rate and reverse repo rate, and margin requirement. Number one is repo rate. What do you mean by repo rate? Bank rate. Bank rate is a rate at which the every commercial bank borrow from the central bank. वो सेंट्रल बैंक से borrow करते हैं, उसके बाद वो पब्लिक में डिवाइड करते हैं। तो बैंक रेट को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल होगा, क्योंकि लोन महंगे हो जाएंगे। एंड द इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, पब्लिक लोन कम लेंगे तो मनी का फ्लो कम हो जाएगा, तो मनी का फ्लो कम होने से उनकी इनकम कम हो जाएगी एंड डिमांड भी कम हो जाएगा। बट इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन इट विल डिक्रीज, ये डिक्रीज किया जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट मार्केट क्या करती है, आरबीआई सोल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में सेल किया जाता है। तो ड्यू टू द इन्फ्लेशनरी ये क्या हो जाता है, ओपन मार्केट में इसको सेल किया जाएगा। इससे क्या होता है, सेल करने से कमर्शियल बैंक, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, तो मनी का फ्लो कम हो जाएगा। बट इन द इन्फ्लेशन ये क्या किया जाएगा, रीपरचेज कर लिया जाएगा, सिक्योरिटी गवर्नमेंट के पास एंड पैसा पब्लिक के पास आ जाता है। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, सीआरआर क्या होता है, इट इज द रेशियो एट विच एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप डिपॉजिट ऑफ द पार्ट ऑफ डिपॉजिट टू द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश, जहां पर हर एक कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक पार्ट आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। सो इन्फ्लेशन में इसको क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, और डिफ्लेशन में इसको डिक्रीज किया जाता है। SLR, statutory liquidity ratio, it is the ratio at which every commercial bank has to keep a part of total deposit with own self in the form of liquid, ये liquid form में अपने पास रखना पड़ता है। तो in the situation at inflationary gap it will increase and deflation it will decrease. Repo rate, repo rate is the rate at which every commercial bank
टेक बोरो फ्रॉम द आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म इन अगेंस्ट देयर कोलेटरल और मॉर्गेज। कमर्शियल बैंक क्या करती हैं, उधार लेती हैं, किससे, सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए। तो इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन रेपो रेट विल इंक्रीज, डिफ्लेशन इट विल डिक्रीज, रिवर्स रेपो रेट। ऑल द एक्सेस मनी ऑफ कमर्शियल बैंक दे कीप टू द आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म। जितना भी एक्सेस मनी होता है कमर्शियल बैंक की वो आरबीआई के पास रखते हैं, बदले में आरबीआई उनको रिटर्न में इंटरेस्ट पेमेंट करती है, दैट इज नॉट रिवर्स रेपो रेट। तो इन्फ्लेशन में इसको इंक्रीज किया जाता है, डिप्रेशन में इसको डिक्रीज किया जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोन अमाउंट एंड कोलेटरल अमाउंट। जितना आप लोन लेने जाते हैं, आपको कभी भी 100, अगर मान लो जितना आपने कोलेटरल रखा, दैट मींस अगर गोल्ड लोन ले रहे हैं, गोल्ड की वैल्यू और आपका लोन वैल्यू के बीच में डिफरेंस होता है, तो ये डिफरेंस होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो इन्फ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज किया जाता है और डिफ्लेशन में इसको डिक्रीज किया। दीज आर द मॉनेटरी टर्म्स यूज्ड बाय द आरबीआई। बट नाउ द फिस्कल मेजर्स which are used by the government to control the situation of inflation and deflation, and government used 3 measures to control it, that is revenue policy, expenditure policy and deficit financing. And revenue policy is related to the tax directly to control the situation of inflation। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो टैक्स विल इंक्रीज, टैक्स को क्या किया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। बट इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन टैक्स को क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाता है, लोगों के पास ज्यादा पैसे बचे। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट विल डिक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर देगी, यानी कि एक्सपेंडिचर कम करेंगी ताकि इकोनॉमी में मनी फ्लो कम हो। बट टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन इट विल इंक्रीज, ये क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा ताकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़े और मनी फ्लो बढ़े। नेक्स्ट वन इज डिफिसिट फाइनेंसिंग। व्हाट डू यू मीन डिफिसिट? टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट अपने डिफिसिट को कम करेगी, मतलब ज्यादा बारो नहीं करेगी, अपने बारोइंग को कम कर देंगी। बट सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन गवर्नमेंट अपनी डिफिसिट फाइनेंसिंग को बढ़ाएगी, प्रमोट करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा लगे, डेवलपमेंट वर्क को बढ़ाया जाए, मनी फ्लो को बढ़ाया जाए। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको लगता है कहीं पर कोई डाउट है, इफ हैव एनी डाउट इन एनी टॉपिक देन यू कैन आस्क और राइट इन कमेंट बॉक्स, और यू कैन आल्सो contact me by using a social media, Instagram or Facebook, okay? And you want to download the PDF of this chapter or all chapter, you can visit the www.theeconomicsguru.com and download free of cost। इस सबके लिए only one click सर्च करना है, डाउनलोड कर लेना है सब कुछ, ओके? तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।